हे गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके लिए ईएमटी की लाइव क्लासेस लेके। तो चलिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज ये पहला लेक्चर है वॉल्यूम 1 का, है ना। और कोल एंड कोल फील्ड्स इन इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिकली। तो अब यहाँ पे कोल एंड कोल फील्ड्स एंड इंडिया के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि कोल इन इंडिया में क्या कहा गया है ना। चलो बढ़िया से देखेंगे। अच्छे, अच्छा एकदम बड्डा बड्डा। चलो आ जाओ भाई। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें कोल इन इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो कोल कोल देखो, बहुत अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कोयला, ठीक है। क्योंकि इसे इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो कोयले का कंजम्पशन है, थर्मल पावर प्लांट्स में इंडिया का सबसे ज़्यादा कोयले का कंजम्पशन किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स में लगभग इंडिया में जो 70% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स की मदद से जो 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब कोयले की अगर हम बात करें तो कोयला देखो अब किस फॉर्म में पाया जाता है? ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं जो लेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपका सॉइल की अलग अलग लेयर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक ये जो होते हैं ये एक ही चीज होती है। बस डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो मेटामॉर्फिक है, मेरे हिसाब से, है ना, वो जियोलॉजी वाले सर आपको डिटेल में बताएंगे। बाकी मैंने जो 10th तक की साइंस में, 12th तक की साइंस में ये सब पढ़े हैं उसमें ये लिखा रहता है कि यार जो सेडिमेंट्री है वो आगे चल के वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें जब बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है तो उसके कारण क्या होता है, उसकी लेयर्स गायब हो जाती है। तो जब वो लेयर्स में नहीं पाया जाता है तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोल देते हैं। और जब वो लेयर्स में, अलग अलग लेयर्स में पाया जाता है, बीच बीच में मिट्टी भरी रहती है, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम कोयले की कंटेंट्स की बात करें कि आखिर भैया अगर इतना कुछ है तो कोयले में आखिर पाया क्या जाता है, आखिर कोयला है क्या, क्या क्या चीजें मिलती है कोयले के अंदर? तो कोयले के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि कार्बन भी मिल जाएगा आपको, वॉलेटाइल मैटर भी मिल जाएगा। वॉलेटाइल मैटर, वॉलेटाइल मैटर क्या होता है ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है। वॉलेटाइल मैटर क्या होता है और क्या आपको मिल जाएगा? आपको यहाँ पे मॉइस्चर भी मिलता है, ठीक है। बोले मॉइस्चर बोले तो उमस, जो गर्मी के मौसम में आपको देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे ऐश भी मिल जाएगा, राख, है ना, जिसका इस्तेमाल सीमेंट प्लांट्स में सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका सल्फर और सल्फर एंड फास्फोरस भी कहीं कहीं पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है तो आपका कोयले में बेसिकली पाई जाती हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है वॉलेटाइल मैटर के अलावा? साउंड नहीं आ रहा है? साउंड अभी भी नहीं आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं है डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हाँ, भुला देते हो जी। हाँ, तो अब इसमें जो है तो वॉलेटाइल मैटर क्या होता है? वॉलेटाइल मैटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि वॉलेटाइल है उसको वॉलेटाइल मैटर बोलते हैं। देखो, वॉलेटाइल मैटर मतलब उसको, वॉलेटाइल चीज उसको कहा जाता है जो, मतलब दो टाइप टाइप के सब्सटेंस, एक होता है ज्यादा वॉलेटाइल, एक होता है कम वॉलेटाइल, ठीक है। तो जो ज्यादा वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है उसका मतलब ये है कि वो तुरंत ही थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा उसको और वो भाप बन जाएगा, ठीक है। वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो तुरंत ही हल्के से टेम्परेचर में वो क्या हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में। लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो हवा में जो है तो भाप बन के उड़ते नहीं है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल मैटर है। वहीं पे अगर डीजल को आप देखोगे वो वॉलेटाइल नहीं है उतना, है ना। उसमें तो आप आग भी लगाने की कोशिश करो डीजल में, कभी कोशिश करना, डीजल में आग लगाओगे, आग नहीं लगना है उसमें, ठीक है।
तो ये चीजें होती है। जब वहीं पेट्रोल में आप दूर खड़े होकर एक बाल्टी पेट्रोल गिरा दो कहीं पे और दूर खड़े होकर आग लग माचिस भर जला लो, देख लो आग तुरंत ही पकड़ ले, क्योंकि हवा में उसके पार्टिकल्स तुरंत ही हवा में आ जाते हैं। तो पेट्रोल जो है तो डीजल के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल है, डीजल भी वॉलेटाइल है बट उसके मुकाबले पेट्रोल जो है तो ज्यादा वॉलेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इंडिया में कोल रिजर्व्स कितनी है, भाई अब कोयला है तो उसका कुछ रिजर्व भी होगा। ठीक है, तो इंडिया में जो कोल रिजर्व्स हैं वो लगभग बहुत सारा है, वो आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम से कंपेयर करें या फिर ऑयल रिजर्व से कंपेयर करें तो लगभग उसका 6 टाइम्स है। ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑयल रिजर्व, पेट्रोलियम और ऑयल रिजर्व का 6 गुना जो है तो हमारा पाया जाता है कोयला। ठीक है, तो अब देखो, अब हम कोयले के बारे में, ये तो नॉर्मल सी डिटेल्स हुई कि कोयला क्या होता है, कैसे पाया जाता है, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसके पेट्रोलियम और ऑयल रिजर्व के फॉर्म में, मतलब ये कितना हमारा जो है तो इनसे कितना गुना हमारा जो है तो कोयले का परसेंटेज है, मतलब कितनी मात्रा में पाया जाता है, रिजर्व कितना है बेसिकली। अब कोयले का जो है तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल। कोयले के बारे में अगर जानना है तो इसकी हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो इसमें जो है तो सबसे पहला, अगर इसकी हिस्ट्री हमें जाननी है तो सबसे पहले तो हमें क्या जानना होगा, इसका कौन से एरा में चलते हैं। चलो एकदम बहुत पीछे चलते हैं, बेहतरीन सा कौन सा एरा है, पैलियोजोइक एरा, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो पैलियोजोइक एरा है ये अलग अलग एरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं कल जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पैलियोजोइक एरा में कौन कौन आ जाता है आपका, ऑर्डोवीशियन आ जाता है, ऑर्डोवीशियन आ जाता है। ठीक है, और कौन सा है, सिलुविरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, एंड पर्मियन। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है तो एराज में जो आपका पीरियड्स है ना, पैलियोजोइक एरा जो है वो अलग अलग पीरियड्स में इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहां तक जो है तो आपको चीजें क्लियर हुए कि नहीं हैं कि नहीं हैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं, बड़ा दिक्कत है यार। वो स्क्रीन पे जो भी लिख रहा हूँ वो तो छोटी मोटी चीजें सुनते जाओ बस, है ना, जो मेन नोट्स है वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन ना लो, या फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, लिख लो बाबू, दोस्त यार, भाई बहन जो भी हो आप लोग, है ना। हाँ, तो अब मैं क्या बता रहा था कि अब हमारे पास पैलियोजोइक एरा के पढ़ने की जरूरत क्या है। आप तो बोलोगे कि यार सर कार्बोनिफेरस में हमारा ज्यादा मिला था। देखो, जो कोयले का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था ना, वो मेन स्टार्ट हुआ था पर्मियन और कार्बोनिफेरस का जो पीरियड है इसके बीच में जो है तो कोयले का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, यूपीएससी में तो पूछे जाते हैं, मैं यूपीएससी लेवल का भी आपको बता दूं, यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर कोयले का फॉर्मेशन स्टार्ट कब हुआ था। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कोल जो है तो कहां से कहां के बीच में स्टार्ट हुआ था, पर्मियन से कार्बोनिफेरस पीरियड के बीच में जो है तो स्टार्ट हुआ था। पैलियोजोइक एरा में ही कोयले का फॉर्मेशन सबसे पहले जो है तो स्टार्ट हुआ था, कोल फॉर्मेशन स्टार्टेड। ठीक है, कोल फॉर्मेशन स्टार्टेड, तो कोयले का फॉर्मेशन जो है तो कब स्टार्ट हुआ था आपका, बेसिकली पर्मियन से लेके कार्बोनिफेरस का जो समय था इस बीच में ही कोयले का फॉर्मेशन जो है तो स्टार्ट हुआ था। तो ये चीजें भी आप जो है तो याद में रख सकते हैं। उसके बाद जो है तो जो मेन कोयला हमें मिलना स्टार्ट हुआ, जो मेन कोयला आज के टाइम में जो हमें मिलता है वो कौन से समय के कारण मिलता है, वो मिलता है हमें मीजोजोइक एरा के कारण। ये तो अलग हो गया इतना चीज, अब आता है मीजोजोइक एरा। ठीक है, मीजोजोइक एरा में जो कोयला पाया जाता है वो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, वो कौन सा है, गोंडवाना पीरियड का।
ठीक है, गोंडवाना सिस्टम वाला जो है तो कोयला सबसे ज्यादा मीसोजोइक एरा का पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है तो हमें एक बहुत ही गुड क्वालिटी का कोल मिलता है। ठीक है, इसी पीरियड में हमें जो कोयला मिलता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता है ना। ऐसा नहीं है वो बेकार क्वालिटी का है कि एंथ्रासाइट ही मिले तो बहुत अच्छा है, ना 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 ना, ऐसा नहीं है भाई। गुड क्वालिटी का कोल आपको गोंडवाना सिस्टम में, मतलब कि कोयले का सिस्टम ऐसा है ना यार, जितना पुराना उतना अच्छा। ठीक है, मीसोजोइक एरा वाला जो कोयला है वो हमारे इंडिया में पाया जाता है। कोयले का फॉर्मेशन लेकिन स्टार्ट हुआ था पर्मियन से कार्बोनिफेरस पीरियड में। अगर मैं कार्बोनिफेरस का, चलो कार्बोनिफेरस का भी देख लेते हैं, तो जो कार्बोनिफेरस वाला कोयला है वो सबसे हाई क्वालिटी का है क्योंकि वो सबसे पुराना टाइम है। ठीक है, कार्बोनिफेरस लगभग 350 मिलियन ईयर्स अगो है ना। 350 मिलियन ईयर्स से पहले जो है तो जो समय था उस समय का जो कोयला है तो वो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का कोयला माना जाता है। ठीक है, बेसिकली कार्बोनिफेरस पीरियड को जो है तो किस नाम से भी जाना जाता है इसको, इट रेफर्स, लिख लो चाहे, गंदा हो गया ना, लाल लाल है यहाँ, सब कुछ मिटाना पड़ेगा। तो बेसिकली जो कार्बोनिफेरस पीरियड है उसको आप लोग किस नाम से भी जानते हैं, लिख लो चाहे आप नोट्स में लिख लीजिए कि इसे हम जो है तो कोल बियरिंग स्ट्राटा के नाम से जानते हैं। कोल बियरिंग स्ट्राटा के नाम से भी जानते हैं, कोल बियरिंग स्ट्राटा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोनो प्रकार से डाउट है? बंद तो नहीं हुआ, चल रहा है। वाइन जैसा जितना पुराना उतना अच्छा, यही सब पढ़ना। राम नाम तो देखो राम है बातें वाइन की चल रही, वाह 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 क्या बात दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। एरा आपके सारे बताए जाएंगे एक लाइन से, है ना। मैं जब कल पूरा का पूरा मैं बताऊंगा उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। अभी जो बता रहा हूं आपका इसमें पूरा का पूरा कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बनेगा पूरा कंप्लीट रहेगा। यूपीएससी का भी पेपर दे दो, अगर इससे पोर्शन से पेपर क्वेश्चन बनेगा तो आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब सही है, ना ना ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भला बताओ। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। पॉइंटर ऑप्शन, पेन चालू करो भाई। हाँ, तो अब इसमें जो है तो हमें क्या पढ़ना है, हम अलग अलग देखो चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कोयला कितने टाइप का होता है। तो देखिए सबसे पहला जो कोयला आपका पाया जाता है, मिटा दूं इसको मैं, इस पूरे को मिटा दूं क्या? ओके, चलो, बहुत ही गंदा हो गया है तो मिटा देते हैं एक बार पॉइंटर ऑप्शंस। ये जो अभी क्या हो रहा है भाई, क्यों नहीं कर रहा है? एक तो ना मिटेगा, बुरा मान जाता है मेरा लैपटॉप कभी कभार। चल भाई ऐसे ही मिटा देते थोड़ा थोड़ा, ना मिटेगा ये भी। चलो ठीक है यार, छोड़ो तो भी है, चलो बाहर में जाए। हाँ, तो जो सबसे लो क्वालिटी का देखो, सबसे पहला जो कोयला मिलता है वो कौन सा होता है, पीट होता है। ठीक है, ये जो पीट है ना, ये बेसिकली देखो कुछ इस तरीके से आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, वेजिटेशन टाइप से पड़ा हुआ है। इसमें कुछ ज्यादा मटेरियल वगैरह, मतलब ऐसे इम्प्योरिटीज इसमें कुछ ज्यादा ही होती है। ठीक है, उससे हाई क्वालिटी का होता है आपका लिग्नाइट, उससे हाई क्वालिटी का होता है बिटुमिनस,
उससे हाई क्वालिटी का होता है सब बिटुमिनस, फिर बिटुमिनस, और सबसे हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। अब ये क्या होता है कि टाइम के समय के साथ साथ जो है कुछ चीजों के प्रोपोर्शन घटते जाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजों के जब समय के साथ साथ प्रोपोर्शन घटते जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो समय के साथ साथ कुछ चीजों में जो प्रोपोर्शन में, हाँ, तो समय के साथ साथ जो प्रोपोर्शन होते हैं, जैसे कि ये देखो, ये आपका पीट है, ठीक है। पीट कुछ इस तरीके का दिखता है, ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का बेसिकली पीट होता है, ठीक है। ये क्या है, आपका पीट है। और ये किस कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये याद रख सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपका जो ऐश का परसेंटेज है, ऐश का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, मोर ऐश कंटेंट आप बोल सकते हो इसमें, है ना, बिकॉज इसमें इम्प्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है, लगभग कार्बन जो होता है 40 से 50% कार्बन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 40 to 50% जो है तो इसमें कार्बन होता है, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज कार्बन का इसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, लिग्नाइट। ये देखिए लिग्नाइट कुछ इस तरीके का आपका दिखता है, ठीक है। ये हो गया आपका लिग्नाइट। अब ये जो है तो ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है बेसिकली, है ना, इसलिए नॉर्मल ब्राउन कलर, ब्राउन कोल के नाम से भी इसको जाना जाता है, लिग्नाइट को, ठीक है। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है लगभग 40 से लेके 55% तक, 40 से 55% तक कार्बन का कंटेंट इसमें पाया जाता है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है बिटुमिनस। ठीक है। बिटुमिनस जो होता है, इसमें इसे बेसिकली सॉफ्ट कोल के नाम से भी जाना जाता है ना। ये फाइनली आपका कोयला तैयार हो जाता है यहाँ पे, है ना। इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ही कम होती हैं और इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो लगभग 40 to 80% तक जो है तो कार्बन का परसेंटेज इसमें पाया जाता है। ये सब बेसिकली किस कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है ना। और ये बहुत ही हार्ड, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट आप कह सकते हो, ठीक है, कॉम्पैक्ट आप कह सकते हो कि बेसिकली कॉम्पैक्ट होता है, ठीक। और जो सबसे हाई क्वालिटी का कोल होता है, कौन होता है, ये कौन है, ये है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट जो है तो ये बहुत ही धीरे धीरे जलता है, ये मतलब बहुत धीरे जलता है, ठीक है। और इसमें जो फ्लेम रहती है बहुत ही लो फ्लेम रहती है, लेकिन हीट उतनी ही ज्यादा रहती है ना। ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में ये सबसे ज्यादा जो है तो पाया जाता है, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे कैसे हैं ये, सब कलर भी अलग है ना, मतलब किस तरीके के ये हैं। बेसिकली जो आपका पीठ है एकदम, मतलब इसको आप हाथ से भी मसलोगे ना तो ये तुरंत ही ब्रेक कर जाएगा, टूटने लगेगा, ठीक है। तो एकदम हाथ से भी तोड़ सकते हो। वहीं पे लिग्नाइट थोड़ा सा हार्ड होता है और बिटुमिनस उससे भी ज्यादा हार्ड होता है, और जो एंथ्रासाइट होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। सब बिटुमिनस देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लगभग लगभग इसी के जैसा होता है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए एक यूपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले सब कुछ ठीक है, चलो अभी तक तो ठीक है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दो चार चीजें क्वेश्चंस, आपको उस क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछ सकता है। नेक्स्ट, चलिए ये देखिए, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता जाता है और दबता चला जाता है। सोचो पहले इतना सारा, इतना बड़ा एरिया जो है तो आपके पेड़ पौधों ने घेर के रखा था, हीट और प्रेशर के साथ साथ समय भी बीतता गया, हीट और प्रेशर भी बढ़ता चला गया, धीरे 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 ये किस में कन्वर्ट हो गया, कोयले में कन्वर्ट हो गया। ये चीज भी आपको देखने को यहाँ मिलती है। अब आपसे जो है तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि समय के साथ जो है आपका जो O2 N2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और जो मॉइस्चर है एंड मॉइस्चर, ये जो है तो ये समय के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है।
बेसिकली अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो जस्ट आप, चलिए मेरा क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है, एग्जाम में क्या पूछेगा मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि समय के साथ क्या कार्बन का जो कंटेंट है वो घटता है या बढ़ता है? कार्बन का जो परसेंटेज है वो समय के साथ घटता है या बढ़ता है? बताओ। बढ़ेगा, यही देके आओगे आंसर। गलत। तो जब भी यूपीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, है ना, तो समय के साथ जो कार्बन का परसेंटेज है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है, लिख लो, along with the time कार्बन कंटेंट, ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई, कार्बन कंटेंट रिमेन्स सेम, समय के साथ जो कार्बन का कंटेंट होता है वो हमेशा एक जैसा होता है, ना कार्बन कंटेंट बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। कार्बन का जो परसेंटेज, देखो परसेंटेज में क्या हो जाता है कि आपका परसेंटेज आपको वहां बढ़ता ही हुआ क्यों शो कर रहा है, जैसे देखो पहले आप देखिए यहां पे इंप्योरिटीज ज्यादा हैं, तो इंप्योरिटीज के कंपैरिजन में कार्बन की जो परसेंटेज है वो कम है, इसीलिए उसमें 50% कार्बन आप बोलते हो। लेकिन समय के साथ जो कार्बन का कंटेंट है वो क्या होता है, कार्बन का कंटेंट तो सेम है लेकिन परसेंटेज जो है उसका क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब देखो इतने, इसी कोयले में, इसी चीज से जो कोयला बना है ये क्या होगा, ये समय के साथ जो है तो यहां पे कार्बन तो जो है तो वो रहेगा ही, लेकिन इंप्योरिटीज खत्म होती चली जाती हैं। तो कार्बन कंटेंट जो है समय के साथ क्या होता है उतना ही रहता है, लेकिन आपका जो इंप्योरिटीज की मात्रा है वो धीरे धीरे जो है तो डिक्रीज होती चली जाती हैं, ठीक है। अच्छा परसेंटेज पूछ लिया, कंटेंट नहीं पूछा, ओहो सॉरी, चलो, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कार्बन सेम है तो डायरेक्ट वेजिटेशन प्लांट को डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? क्योंकि यार लकड़ी को जलाने में और कोयले को जलाने में अंतर ना है, उसमें मॉइस्चर भी होता है। क्या आप लकड़ी में इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं? एक पेड़ में, पेड़ को डायरेक्ट जलाओगे उसमें क्या इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं? इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, पानी भी भरा होता है उसमें, मॉइस्चर तो सबसे ज्यादा होता है। मॉइस्चर कंटेंट ही जब आप निकालोगे तो उतना अच्छे से कोयला आपका जलेगा, है ना, इसलिए। और बड़ी बात तो यह पेड़ काटना अपराध है, ठीक है इसलिए डायरेक्ट नहीं यूज करते। हाँ, अब कोयले में गैसेस कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो कोयले में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है, सल्फर गैस भी इसमें पाई जाती है, और कभी कभार सल्फर, कभी कभार जो है तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरीन और सोडियम भी पाया जाता है, क्लोरीन एंड सोडियम, Na, सोडियम, ठीक है, ये चीजें भी इसमें पाई जाती हैं। तो इतना था आपकी कोल की कहानी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा हीट एनर्जी के जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से सोर्सेस हमारे एनर्जी के हैं मार्केट में, ठीक है। तो एनर्जी के सोर्सेस जो है तो वेरियस टाइप के सोर्सेस एनर्जी के अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, यूजफुल है। अब जैसे कि हो गया रिन्यूएबल, अब एनर्जी को अगर हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो है तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाता है। रिन्यूएबल मतलब ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो बार बार क्या हो जाती है, रेन्यू हो जाती है, ठीक है, ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो बार बार रेन्यू हो जाती है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गया, ये सब ऐसी सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो बार बार रेन्यू होती है। लेकिन अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसमें आ जाता है कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब जो है तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के एग्जांपल हो जाते हैं।
इंडिया में जो एक्चुअल एनर्जी का कंजम्पशन है, वो आधे से ज्यादा एनर्जी का जो कंजम्पशन है इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है? एनर्जी जो है तो किसके कारण प्रोड्यूस किया जाता है? कोयले के कारण, ऑयल के कारण, न्यूक्लियर के कारण और हाइडल पावर स्टेशन के कारण। ठीक है, इनके कारण ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो है तो इंडिया में आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब जितना ज्यादा इसका एक्चुअल में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में जो एनर्जी का कंजम्पशन है इंडिया में 50% तो इसका है और 50% जो है तो नॉन कमर्शियल चीजों का है, जैसे कि फायरवुड है ना, ये सब क्या है? कमर्शियल चीजें हैं जो कि मार्केट में खरीदी और बेची जाती हैं। और जो नॉन कमर्शियल चीजें हैं जैसे कि फायरवुड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वेस्ट, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट हो गया, एनिमल का एक्सक्रीटा मतलब गोबर वगैरह यूज होता है आपके घरों में, है ना, गांव वगैरह में यूज किए जाते हैं, तो ये सब चीजें जो है तो नॉन कमर्शियल चीजें और ये घरों में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जो कोल का शेयर है ना, कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस में इंडिया में जो कोल का शेयर है भाई, जो कमर्शियल, मान लो कमर्शियल चीजें जो है तो ये सब आ जाती हैं कमर्शियल में, इनकी मदद से हमें एनर्जी मिलती है। अब इनका जो परसेंटेज है अगर मान लो 100% है, तो इसमें से भी 60% अकेला सिर्फ कौन उठाता है? किसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है? हमें कोयले की मदद से ही एनर्जी मिलती है। विंड भी एक टाइप का, मतलब विंड का जो पावर है ये एक नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसका इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही कम है। मतलब कि विंड की मदद से भी, हवा की मदद से भी हम क्या बना रहे हैं आजकल? इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब, कन्वेंशनल मतलब ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है, पारंपरिक चीजें। कन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक चीजें हैं, और नॉन कन्वेंशनल मतलब बिना पारंपरिक चीजें, है ना। हम जो नया चीजें डेवलप कर रहे हैं, क्या होता है कि समय के साथ साथ ये होता है ना, समय के साथ क्या होता है कि आपका हम इंसान जो है तो बौखलाते हैं। हम तो नहीं, हम तो खैर माइनिंग इंजीनियर्स हैं, इंसान बौखलाता है। इंसान समय के साथ क्या करता है? वो अलग अलग चीजें सर्च करने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि यार अच्छा ये चीज खत्म होने वाली, चलो एक काम करते हैं, कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ लेते हैं। इवन कि वो इतना ज्यादा बौखला रहा है कि वो अब मार्स तक जाने की सोच रहा है। भला बताओ, मतलब चीजों को बचाकर चलने की जगह इंसान क्या करता है? अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर देता है। हम उसी को अगर बचा के चले तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एज अ माइनिंग इंजीनियर अगर हम अपनी बात करें तो हम चीजों को बहुत बचा के चलते हैं। आप खुद ये चीज फील कर सकते हो। आप चीजों को कितना बचा के चलते हो भला बताओ। आप अगर ओपन कास्ट माइनिंग करते हो तो आप टॉप सॉइल अलग रखते हो, बाद में जब रिक्लेमेशन करते हो उसी टॉप सॉइल को लाके वापस से रखोगे वहां पे। ये आप करते हो, आप प्लांटेशन करते हो। लेकिन जो इसके अलावा जो यूज करते हैं, जो खरीदने और बेचने का काम करते हैं, वो लोग इस चीज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जितनी मेहनत से, जितनी केयरफुल तरीके से हम निकाल के देते हैं, उन चीजों का सही यूज नहीं किया जाता है। कहीं पे भी राख जलाए, कहीं पे भी राख फेंक दिए कोयले का, है ना, उसका सही यूज नहीं करते हैं। उसके कारण भी, उसके राख के कारण भी बहुत ज्यादा, ऐश के कारण भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हाँ, मोटिवेट करता रहूंगा यार, माइनिंग इंजीनियर हो, मजाक थोड़ी है। प्रीवियस, नेक्स्ट, चलो आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूल की बात करते हैं। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्यूल देखूं, तो टाइप्स ऑफ फ्यूल में अगर सॉलिड के फॉर्म में देखूं तो सॉलिड के फॉर्म में कौन कौन सा फ्यूल पाया जाता है? कोक, कोयला, वुड, चारकोल, बैगेस, लिग्नाइट, काउडंग। ठीक है। लिक्विड के फॉर्म में अगर देखो तो डीजल, पेट्रोल और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है। पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स। पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स मतलब कि पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है, धरती के अंदर क्या मिलता है? क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल के साथ ऐसा क्या करते हैं कि इसमें से पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, एलपीजी भी मिलता है, जो चेहरे पे आप क्रीम लगाते हो, मॉइस्चराइजर, वो भी मिलता है। इवन कि रोड में जो डामर बिछाया जाता है वो भी मिलता है। लेकिन किस प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल से ये निकाला जाता है? किस प्रोसेस से? वो प्रोसेस का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं आगे बताता हूं। तो गैसियस फॉर्म में जो है तो कौन कौन सी चीज पाई जाती है? लाइटिंग गैस, कोक ओवन गैस, प्रोड्यूसर गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, वाटर गैस और नेचुरल गैस।
है ना, इस टाइप से अलग अलग। अगर न्यूक्लियर की बात करें तो यूरेनियम बेस्ड एनर्जी जो है, और उसके अलावा जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं मार्केट में, ठीक है, वो सब जो है तो इसके न्यूक्लियर के उसमें पाए जाते हैं। किसी ने आंसर दिया क्या? मेथड पूछ रहा हूं मैं, मेथड पूछ रहा हूं। रिफाइनरी तो जगह हो गई, मेथड कौन सा यूज होता है? लिख लीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या है? ये क्रूड ऑयल के में से अलग अलग कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप पढ़े भी होगे, पढ़े भी हो, सब लोग पढ़े हो, याद भी थोड़ा भूल जाता है, क्या करें, है ना, दिमाग ही तो है, जब ज्यादा दिन तक ना पढ़ो, रिवीजन नहीं करते तो भूल जाता, कोई भी चीज हो यार, है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, इसके मदद से हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल में से अलग अलग चीज निकालते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? अलग अलग टेम्परेचर पे, मतलब से उसी क्रूड ऑयल को पहले क्या करते हैं, 20 डिग्री पे जब हमने गर्म किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एलपीजी निकला। फिर टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा के 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, या 70, पता नहीं, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली, तो पेट्रोल निकलता है। फिर थोड़ा और टेम्परेचर को बढ़ाया, तो उसी क्रूड ऑयल में बार बार उसी क्रूड ऑयल का टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसमें से डीजल निकला। फिर और टेम्परेचर बढ़ाया तो और चीजें निकली। तो जो जैसे मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था ना, वॉलेटाइल कंटेंट, तो जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो क्या होगा, भाप बन के हवा में आ जाएगा, है ना। कम टेम्परेचर पे भाप बन के हवा में आ जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें जो है तो भाप बन के हवा में आती हैं, और उनको एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरीके से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, जो भी आप बोलो। और जो सबसे आखिरी में जो निकलता है, वो निकलता है चेहरे पे लगाने वाली क्रीम, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद जो फाइनली काले कलर का एकदम बचता है, वो डामर जो है तो उसका रोड में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, एकदम ब्लैक, बोलते हैं ब्लैक। चलो आगे देखते हैं। अब आगे हमारा धीरे धीरे, अब हम अपने उसमें एंट्री मार रहे हैं कि हमारा डीजे देशमुख में क्या दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एंट्री तो मार ही चुके हैं, बाकी थोड़ा बहुत बचा है। तो कोल की ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो कोयले का जो कोयला क्या है, एक कंबस्टिबल ब्लैक या फिर ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है ना, जो कि स्ट्राटा के फॉर्म्स में पाया जाता है, और इसे हम कोल सीम के नाम से भी जानते हैं, कोल सीम के नाम से ज्यादातर हम बुलाते हैं। इसमें मेनली हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ज्यादातर इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। और कोयले का जो फॉर्मेशन है, कोयला बनता कैसा है, ये तो आपको पता ही है। डेड प्लांट जब क्या होते हैं, प्लांट जो मतलब जब प्लांट गिरने के बाद, पेड़ पौधे गिरने के बाद क्या होता है, जब वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, हाई हीट और प्रेशर जब आता है, तो धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है, धीरे धीरे कोयले का फॉर्मेशन होता है। अब इससे कोयले के फॉर्मेशन से रिलेटेड दो थ्योरी है, एक तो इंसिट्यू थ्योरी है, दूसरा ड्रिफ्ट थ्योरी है, ठीक है। एक इंसिटू थ्योरी है, दूसरा ड्रिफ्ट थ्योरी है कोयले से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं, किसी कोई डाउट नहीं है, सवाल ओके है। तो अब हम इंसिटू और ड्रिफ्ट थ्योरी जो है तो आगे देखेंगे। तो ड्रिफ्ट थ्योरी, इसे दूसरा, इसका जो दूसरा नाम है ड्रिफ्ट थ्योरी का, उसका इसका दूसरा नाम है एलॉक्थोनस थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार यह माना जाता है कि बहुत सालों पहले जो पेड़ पौधे थे, है ना, दो थ्योरी, मतलब कि ये जो थ्योरीज है ना, ये साइंटिस्टों ने जब क्या किया कि आज से 200 साल पहले जब साइंटिस्टों ने गड्ढा खोदा, तो अलग अलग लेयर्स जब इनको मिली, तो उसके बेसिस पे उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी कि आखिर कोयला बना कैसे। तो कोयला बना कैसे, उनका ये मानना था, इस बेसिस पे दो थ्योरी निकल के आई। एक तो कोयला कैसे बना कि बहुत ज्यादा भूकंप आए, है ना, बाढ़ आई, बहुत कुछ दिक्कतें आई, तो उसके कारण से क्या हुआ कि जो कोयला है पानी के साथ बह गया, है ना। और बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, अर्थक्वेक आती तो बाढ़ तो आती ना, तो उसके पानी के साथ पूरे के पूरे पेड़ पौधे जो है तो बह गए, और जो लो लाइंग एरिया था वहां पे जाके, सबसाइडेड एरिया भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो जो लो लाइंग एरिया था वहां पे जाके ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये समय के साथ क्या हुआ
ये लो लाइंग एरिया में एक पेड़ पौधे की जो लेयर है, वो लेयर ऐसे जम गई। फिर कुछ सालों बाद फिर से जो है तो अब धीरे धीरे इसके ऊपर मिट्टी जमती चली गई, फिर उसके बाद एक और लेयर आ गई पेड़ पौधों की, फिर एक और लेयर आ गई। तो इसीलिए आपका ये लेयर बाय लेयर पाया जाता है, और इसको जब ढक दिया धीरे 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 धीरे, आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहां से हम खुदाई करके फिर इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे होती हैं ड्रिफ्ट थ्योरी में। ये कहा गया कि मेन ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको क्या याद रखना है, चीजें पेड़ पौधे जो है तो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गए, फ्लो होके चले गए, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने ड्रिफ्ट किया। ड्रिफ्ट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होना एक तरीके से, है ना। अब यहां पे जो है तो सेडिमेंट्स का सुइटेबल सप्लाई था बेसिकली। ये भी बोला जाता है, ये भी है कि भाई अगर मिट्टी नहीं होती तो ये कोयला ढका नहीं रहता, और ढका नहीं रहता तो ये कोयला बनता नहीं, है ना। ये पेड़ पौधे ढकने के लिए मिट्टी आई, है ना, क्योंकि जब पानी बह रहा है तो पानी के साथ साथ क्या आ रही है, मिट्टी, रेत, ये सारी चीजें भी आती हैं, और उसी के कारण जो है तो धीरे धीरे कोयले का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आगे है कि भाई इंसिटू थ्योरी में क्या कहा गया, तो इंसिटू थ्योरी में क्या कहा गया, ऑटोक्थोनस थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि इस थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि पेड़ यहां से कहीं गए ही नहीं, अपनी जगह पे खड़े थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी का लेवल बढ़ा, जब पानी का लेवल बढ़ा तो ये पेड़ क्या हो गए, धीरे से नीचे गिर गए, और जब नीचे गिरे तो बह के धीरे 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 धीरे, ये मतलब ना किसी बाढ़ के कारण हुआ ना किसी और चीज के कारण, पेड़ वहीं पे जो है तो गिरे, और वहीं पे धीरे से क्या हो गया, मिट्टी जो कि कमजोर हो जाती है तो जड़ से उखड़ आते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, धीरे धीरे ये सेटल डाउन हो गए पेड़ पौधे। और जब ये मतलब कि नीचे जाता था पानी, फिर धीरे से नीचे भी जाता था, भाई ऊपर आया है तो नीचे भी जाएगा, किसी कारण से ऊपर आया तो उसके कारण क्या हुआ कि मिट्टी भी आती रही होगी, तो ये ढक गए, कुछ सालों तक वैसे ही रहे। फिर उसके ऊपर फिर पेड़ पौधे उगे, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर पानी में डूबा, है ना, तो वो फिर वहीं पे गिर गया। फिर उसके बाद ये पानी नीचे गया तो वो मिट्टी से ढका रहा कुछ सालों तक, फिर पेड़ पौधे उगे, फिर पानी बढ़ा। तो ये जो थ्योरी है, ठीक है, तो एक थ्योरी क्या कहती है कि पेड़ पौधे जो है तो बह बह के एक जगह पे जाके इकट्ठा हो रहे हैं भूकंप के कारण, पेड़ के साथ जा मतलब कि पानी के साथ बह के जा रहे हैं। एक थ्योरी क्या कहती है कि पानी पेड़ों को डुबाता है, फिर उस जब पानी नीचे जाता है तो उसके जो पेड़ वहां पे दब गए हैं उनके ऊपर क्या होती है, मिट्टी आ जाती है, और वहां पे क्या डेवलप हो जाता है, वहां पे फिर से पेड़ पौधे उगते हैं, पानी फिर से डुबाता है ना, और फिर से यही प्रोसेस जो है तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चलती चली आ रही है, और इसीलिए हमें कोयला देखने को मिला। हाँ, कोई डाउट यहां तक? इन सीटू बोल के ड्रिफ्ट बोल रहे, अरे बीच बीच में, ठीक है, मजा आ रहा है। अरे रुक जाओ यार, मजा तो आएगा ही, खैर, है ना, समय के साथ साथ जैसे जैसे क्लासेस अलग बढ़े आगे बढ़ेंगी ना, और मजा आएगा। बाकी वो राम कहाँ गया, वो नहीं मिला मेरे को अभी तक, मतलब यार वाइन की बात करता है, भला बताओ, सुबह सुबह और कुछ नहीं सूझा। क्या राम सो गया क्या यार दोस्त? अच्छा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब ऐसा देखो, मैं पहले ही बता दूं यार, मैं ज्यादातर चीजें ये अपना लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, टाइप करता हूँ। अगर किसी को ये लगे कि यार सर जी जो है तो देख देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लिखता हूँ यार, बहुत मेहनत लगती है लिखने में, है ना। ए देखो, चिल्लाई ना करो, विनोद सर से शिकायत कर देगा, सर ऐसा ऐसा बोलते हैं मेरे बारे में। हालांकि कर सकते हो। चलो आगे देखें, आगे और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आज ये गोंडवाना खत्म करना है मेरे को, है ना, फटाफट खत्म करते हैं अपन।
फिर उसके बाद हाँ नोट्स तुरंत ही मिल जाएंगे यार, वो तो मैं दे ही दूंगा, भेज दूंगा अपनी तरफ से, है ना। क्या लोकेश्वर सर है, उनको भेज दूंगा मैं, तो देख लीजिएगा वहां से। आगे क्या दिया हुआ, रैंक ऑफ कोल के बारे में दिया हुआ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी अगर नहीं देता ऑप्शन में तो आप यूज़ कर लेते हो कभी कभार, तो हर एक चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर है तो जान लो, नहीं होता तो क्या ही दिक्कत था। ठीक है, तो देखो बेसिकली कोयले का जो रैंक होता है वो क्या डिफाइन करता है कि उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज, ये कार्बन कंटेंट बेकार है, कार्बन परसेंटेज लिख लो यहाँ। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज कितना है, ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज उतना अच्छा रैंक होता है कोयले का। अब जो हीटिंग वैल्यू होती है कोयले की वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन का और कार्बन का परसेंटेज कितना है। ठीक है, ये याद रखना। कभी भी कोई पूछ ले यार एग्जाम में कि थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हीटिंग वैल्यू कोयले किस चीज पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन और कार्बन के परसेंटेज में, पट्ट से आंसर देना, मुंह पे खींच के मानना उसकी आंसर। हाँ, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.47 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। वहीं पे अगर बिटुमिनस की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1.32 होती है। सब बिटुमिनस की अगर बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.30 होती है, और लिग्नाइट की जो होती है तो वो 1.2 होती है। हाँ, अब ये भी पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे थिकेस्ट सीम कोल सीम कहाँ पे पाई जाती है, तो ये इसका नाम को लेकर थोड़ा मेरे को डाउट है, जिंगुर्दा शायद, जिंगुर्दा की टॉप सीम जो है वहां पे जो है तो सबसे थिकेस्ट कोल सीम इंडिया की पाई जाती है। इसको वर्ल्ड्स सेकंड थिकेस्ट कोल सीम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है लगभग 132 से लेकर 30 मीटर से लेकर 162 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, ये बेसिकली किस समय का कोल सीम है, ये गोंडवाना पीरियड की कोल सीम है बेसिकली। लो भाई, आ गया वह शब्द जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट हो कि हाँ सर आप जो है तो 140, हाँ देखो आ गया 140। देखो यार मैं सच्ची सच्ची बताऊं तो ये जो डीजे देशमुख है ना, किस जमाने की है आप भी जानते हो, है ना। अपडेट नहीं होती है ना डीजे देशमुख, हमें लेकिन क्या करना है, अपडेट होके चलना है। ठीक, तो चीजें याद रखना है कि 130 से 140 ऐसे चलता रहता है इसमें, है ना, जो सर्वे होते रहते हैं समय समय पर। अब देखो बताओ बताओ कौन कॉल कर रहा है, इसीलिए मैं बोला था मेरा नंबर ना दीजिए, मेरे से ना हो पाएगा। हाँ, अतुल, अतुल था क्या, प्रकाश मेहता, हाँ ना, ईसीएल खा गया ना यार। ईसीएल खाने का रीजन कुछ और है, अगर मैं सच्ची, किसी दिन बात करेंगे इस बारे में। चलो आज का लेक्चर खत्म करते हैं पहले, किसी और दिन ये उंगली करना मेरे को इस टाइप से कि डीजे देशमुख के कारण है ना। तो ये जो है तो मध्य प्रदेश स्टेट में है जिंगुर्दा। ठीक है, बेसिकली जिंगुर्दा मध्य प्रदेश स्टेट में है, और सिंगरौली जिले में ये पाया जाता है हमारे। ठीक है, हमारे ही सिंगरौली जिले में है, मेरे घर के पास में ही है। ठीक है, बैढ़न में, ठीक, इस एरिया में बैढ़न कॉलरी जो है तो जो भी कोलफील्ड्स वगैरह, सिंगरौली कोलफील्ड या बैढ़न कोलफील्ड जो भी बोलते हो, वो वहाँ उस एरिया में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है तो ध्यान में रखिए, अच्छी बात होती है। चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ। ठीक है, बाकी तो बातें होती ही रहती हैं, क्योंकि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हो आज, तो खत्म कर दें। हाँ, तो गोंडवाना पीरियड जो है तो गोंडवाना कोल जो है लगभग 98% जो इंडिया का टोटल रिजर्व है उसका 98% सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा कंसिस्ट है, गोंडवाना पीरियड के कोल के द्वारा जो है तो पाया जाता है। सबसे ज्यादा गोंडवाना कोल ही पाया जाता है इंडिया में, 98% गोंडवाना कोल पाया जाता है टोटल इंडिया के रिजर्व का। और जो इंडिया में टोटल प्रोडक्शन होता है कोयले का, उस टोटल प्रोडक्शन में गोंडवाना की जो कोल की जो हिस्सेदारी है लगभग 99% की इसकी हिस्सेदारी है। जो कार्बन कंटेंट है गोंडवाना कोल में वो थोड़ा कम है कार्बोनिफेरस कोल के मुकाबले, क्योंकि गोंडवाना कोल जो है 250 मिलियन ईयर्स पुराना है, और जो कार्बोनिफेरस कोयला है वो 350 मिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलग अलग सीरीज में गोंडवाना पाई जाती है वो सीरीज भी हम देखेंगे, डिटेल में ही देखेंगे, लेकिन अभी मैं एक ओवरव्यू टाइप से आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि दामोदर सीरीज है, ये लोअर गोंडवाना के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, इसमें सबसे अच्छी कोल फील्ड जिसमें कि लगभग इंडिया का टोटल 80% प्रोडक्शन, इंडिया का जो टोटल कोल का प्रोडक्शन है उसका 80% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ दामोदर सीरीज से आती है, ठीक है, लोअर गोंडवाना से, क्योंकि यह इस कोल फील्ड में सबसे ज्यादा कोयला और सबसे ज्यादा काम इसी कोल फील्ड में होता है, इसी एरिया के, मतलब दामोदर सीरीज की जितनी कोल फील्ड है उन्हीं में काम होता है, ठीक है। तो इंडिया का कोल का प्रोडक्शन 80% सिर्फ और सिर्फ दामोदर सीरीज से आती है, ठीक है। जो कोकिंग कोल है ना, अब इंडिया में जो है तो कोकिंग कोल भी पाया जाता है, नॉन कोकिंग कोल भी पाया जाता है, ठीक है, गोंडवाना कोल फील्ड्स में ये सब पाया जाता है। इसी के साथ बिटुमिनस और सब बिटुमिनस कोल जो है तो ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो कोकिंग कोल भी मिलता है, नॉन कोकिंग कोल भी मिलता है, बिटुमिनस भी मिलता है और सब बिटुमिनस भी मिलता है, ये सब गोंडवाना कोल फील्ड्स में मिलते हैं। एंथ्रासाइट नहीं है, लिग्नाइट बहुत कम है, ठीक है, और पीट हम यूज नहीं करते हैं, इकोनॉमिकल नहीं है। एंथ्रासाइट जनरली जो है तो गोंडवाना कोल फील्ड्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि एंथ्रासाइट गोंडवाना कोल फील्ड्स में जनरली नहीं पाया जाता, अब मिल जाए तो वो अलग बात है, ठीक है, अभी तक तो नहीं मिला। हाँ, अब अगर मैं वॉलेटाइल कंपाउंड्स की बात करूं तो गोंडवाना कोल में, गोंडवाना का जो कोयला होता है उसमें 13 से 30% के आसपास जो है तो ऐश का परसेंटेज होता है, ठीक है। और ये जो है तो कार्बन का परसेंटेज जो है तो इसमें कार्बन का कंटेंट का परसेंटेज जो है 55 से 60% से ज्यादा इसमें कार्बन कंटेंट नहीं रहता है, ठीक है, 55 से 60% से ज्यादा नहीं रहता, वो परसेंटेज उसका समय के साथ साथ बढ़ता जाता है ना। मतलब जो कार्बन का परसेंटेज रहता है 55 से लेकर 60 के बीच में सीमित रहता है, ज्यादातर 80-90% तक पहुंच जाता है कभी कभार कहीं कहीं पे, लेकिन नॉर्मली जनरली ऑन एन एवरेज जो है तो इतना ही मेंटेन रहता है। गोंडवाना कोल में किसी भी प्रकार का मॉइस्चर जो है तो नहीं रहता है ना, लेकिन इसमें सल्फर और फास्फोरस जैसी चीजें जो है तो पाई जाती हैं, तो ये चीजें भी ध्यान में रखना है। अगला है गोंडवाना कोल का जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन की हमें बात करनी है कि इंडिया में कहां कहां गोंडवाना कोल जो है तो पाया जाता है। तो पहला जो कोल वाइन जो खुला था, कब खुला था? 1774 में रानीगंज में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। कोल इंडस्ट्री का उसके बाद क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1773 से 1774, 1973 से लेके 1974 के बीच में, ठीक है। अब इंडिया जो है तो मतलब उसके बाद नेशनलाइजेशन जो किया गया तो क्या था कि पूरा का पूरा जो कोयला है कोल इंडिया के हाथ में चला गया, ठीक है। अब कोल इंडिया जो है तो क्या करता है कि भाई जब उसके हाथ में आ गया तो कोल इंडिया क्या किया, काम करने का मन ही नहीं करता है ना, काम करने का मन ही नहीं करता है, तो इसलिए कोल का प्रोडक्शन कम है। लेकिन जब से नई सरकार आई है, नई सरकार ने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन किया। इसको लेके कोल इंडिया के लोग थोड़ा डरे भी कि अरे प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज जो है तो चेंज होता रहता है, लेकिन कार्बन कंटेंट जो है तो सेम रहता है। हाँ, तो इसके कारण क्या हुआ कि अब जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके कारण जो है तो कोयला को जो है तो ज्यादा से ज्यादा हम जो है तो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए इंडिया अब धीरे धीरे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर जो है तो बनता जा रहा है। चाइना और यूएसए के बाद जो है तो ये थर्ड लार्जेस्ट जो है तो कोल प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। कोल इंडस्ट्री जो है लगभग 7 लाख लोगों को जो है तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। तो हम कहां से छूट गए जी? हमको क्यों छोड़ के रखा इन 7 लाख में? मतलब बताओ कौन? गोंडवाना कोलफील्ड्स जो है तो ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में अगर आपसे नॉर्मली जनरली ऑप्शन में पूछ ले कि इंडिया में जो है तो गोंडवाना कोलफील्ड्स कहां पाए जाते हैं ज्यादातर, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। अच्छा, 2 चीजें याद रखना, एक तो होता है पेनिनसुला और एक होता है आइलैंड। ये क्या है? ये है नाम, ठीक है। पेनिनसुला जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला कहा जाता है, और जो चारों साइड से पानी से घिरा होता है उसको आइलैंड कहा जाता है। और कुछ नहीं है, सिर्फ और नाम है ये, ठीक है। तो जिनको ना पता हो उनके लिए बता दिया, जिनको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई रुको, अब मैं अगर बात करूं छत्तीसगढ़ में गोंडवाना कोल फील्ड्स कहां कहां पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि हाँ, अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी गोल्ड फील्ड है गोंडवाना की? कोरबा गोल्ड
अरे बाप रे, थोड़ा सा टाइम बचा है। कोरबा कोलफील्ड जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। विश्रामपुर, हसदेव, चिरमिरी, लखनपुर कोलफील्ड अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। झिलमिली कोलफील्ड जो कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जोहेला कोलफील्ड जो कि जोहेला वैली में पाया जाता है। सोनहट, टाटापानी कोलफील्ड और रामकोटा कोलफील्ड जो कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इतनी सारी कोलफील्ड जो है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में है। अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट, तो इसके बाद झारखंड का अगर देखें तो झारखंड एक अलग ही इंपॉर्टेंस है यार, मतलब गजब का है। तो पहला रिजर्व की उसमें देखें अगर तो जो पूरा इंडिया का टोटल कोल रिजर्व है उसमें जो है तो 28% कोयला जो है तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। और झारखंड जो है इंडिया में कोल प्रोडक्शन के नाम पे सेकंड आता है। ठीक है, लगभग 28% कोल रिजर्व झारखंड के पास है और 20% कोल प्रोडक्शन जो है तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से होता है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कोलफील्ड जो है तो झारखंड की कहां पे लोकेटेड है, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। मतलब जो बेल्ट है कोयले कोल सीम जो है वो वेस्ट बंगाल से लेके किधर की तरफ भागती है, ये मतलब कि गुजरात की तरफ भागती है, इन द सेंस मतलब ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, जो मेजर कोलफील्ड जो प्रेजेंट है झारखंड में वो है दुमका, हजारीबाग, धनबाद और पालामाऊ। ठीक है, जिनमें कि झरिया, बोकारो, गिरडी, कारणपुरा है ना, ये जो है तो मेजर कोलफील्ड्स हैं यहाँ पे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, झारखंड के बारे में बता दूं तो जैसे कि झारखंड में जो सबसे ओल्डेस्ट और रिचेस्ट कोलफील्ड है झारखंड, इंडिया का ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कोलफील्ड है। ठीक है, झारखंड जो है तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और रिचेस्ट कोलफील्ड है। यहाँ पे कौन सा कोयला मिलता है, कोकिंग कोल जो है तो यहाँ पे मेनली पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि जयंती कोलफील्ड्स हो गई। अब जयंती कोलफील्ड्स अगर मैं बात करूं झारखंड में ही है। ठीक है, जयंती कोलफील्ड्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो है तो जो कोयले की क्वालिटी होती बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की होती, मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, इंफीरियर क्वालिटी की होती है। ठीक है, कोयले की क्वालिटी जो है तो इंफीरियर क्वालिटी की है और इसमें ऐश का परसेंटेज बहुत हाई है, हाई ऐश कंटेंट। ठीक है, ऐश का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। वहीं पे अगर मैं गिरडी की बात करूं तो गिरडी में जो कोयला पाया जाता है तो गिरडी में जो है तो सबसे फाइनेस्ट, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोकिंग कोल पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे हुटर कोलफील्ड्स की अगर मैं बात करूं, एक हुटर कोलफील्ड्स है, हुटर कोलफील्ड्स की अगर मैं बात करूं तो हुटर कोलफील्ड्स में जो कोयला मिलता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है और इस कोयले का इस्तेमाल जो है तो सिर्फ सीमेंट और ब्रिक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ जयंत, क्या है कि अब जहां जहां से निकाला हूं ना उनमें नाम की थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बाकी अगर आप जानते होंगे तो। कुकिंग नहीं, नॉन कोकिंग। ठीक है, अभी के लिए यहीं तक छोड़ते हैं क्योंकि क्या है कि बच्चा बहुत सारा है तो थोड़ा सा, लेकिन जल्दी जल्दी में किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है ना। बाकी मैं क्लियर बता दूं यार, एक चीज और है कि अगर अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो खत्म हो चुका है ईएमटी। कल एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जो झारखंड वाला बताया है उसको फिर से रिपीट कर दूंगा, है ना। तो ईएमटी अगर खत्म करना है तो हमें बहुत तेजी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ताकि गेट का जो तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए। 3 बुक्स हैं, अब देखो कब तक कंप्लीट होता है। हाँ वही, आधे रास्ते में ना रह जाओ। मेन वही है ना कि डिमांड बहुत देर से की हो यार, पहले डिमांड किए होते। ठीक है, तो स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसके लिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिए अपने आप में। बाकी नोट्स है, ठीक है, नोट्स है मेरे पास, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जो पीपीटी में जो मैं अपने हाथ से लिखता हूँ वो चीज भी मैं फोटो खींच के चाहे तो ग्रुप में डाल दिया करूंगा, या फिर बोल दूंगा तो पीपीटी में कोई इंक्लूड कर देगा, टाइप कर देगा, मैं खुद ही टाइप करके डाल दूंगा, कोई नहीं करेगा तो। ठीक है, तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों एवं यारों, आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए माइनिंग ज्ञान शेष।
कल फर्स्ट क्लास तो बोले थे पूरा कंप्लीट, मैं कब बोला कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, मैं कंप्लीट करूंगा, मैं कब मना किया नहीं कंप्लीट करूंगा, कंप्लीट करूंगा यार, कैसी बात करता है दोस्त। सेंटी क्यों हो रहा है यार, सेंटी होगा तो कैसे काम चलेगा, सेंटी नहीं होना।